हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आज आप सभी का सेट थ्योरी के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। मतलब सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम लोग वन बाय वन करके बहुत शानदार तरीके से उस चीज़ को कवर करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट बहुत सेट है और आज का हमारा टारगेट है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑन सेट। प्रॉपर्टीज ऑन सेट। तो प्रॉपर्टीज ऑन सेट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उस चीज़ को पहले समझने से पहले लास्ट वाले जो क्लास में हमने जो समझा है उस चीज़ को और अच्छे से जान लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस करा था, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, लास्ट वाले क्लास में हमने वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करा था और आपको मैंने बताया था कि वेन डायग्राम में एक्चुअली हम लोग सेट्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने बताया था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब क्या होता है? आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर हमने ए यूनियन ए करा, मतलब किसी सेट के साथ, उसी सेट के साथ अगर मैंने यूनियन करा तो हमें फिर से ए मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर हमने ए का यूनियन ए के साथ करा है तो हमें ए ही मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आपने ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करा तो अभी भी आपको ए ही मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने आपको एक आसान सा एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने बोला कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 ये, और मैंने कहा कि आप ऐसा करो, a का यूनियन निकालो a के साथ। तो यूनियन जब हम करेंगे तो 1 2 3। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब सबको शामिल कर लेना है। तो a के एलिमेंट्स को भी शामिल कर लेंगे और फिर से a के एलिमेंट्स को शामिल कर लेंगे। लेकिन सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखाता है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जब हम a यूनियन a करें हैं तो हमें अभी भी a ही मिला है। तो आप देख सकते हो कि a का यूनियन a के साथ करने पर a ही आता है। और सिमिलरली कि अगर मैंने a का इंटरसेक्शन a के साथ लिया है तो अभी भी मुझे a ही मिलेगा। सो दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछना। कैसे पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट करना। आप कमेंट में डालना कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया है। मैं फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि उसको एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूँगा। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते, दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास। दूसरा प्रॉपर्टी है विच इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी लॉ में यह कहा जाता है कि अगर आप ए का यूनियन करते हैं फाई के साथ, अगर आपने ए का यूनियन किसके साथ करा है? अगर आपने ए का यूनियन फाई के साथ करा है तो अभी भी आपको ए ही आएगा, क्योंकि ए के पास तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तो होंगे ही, और फाई के पास तो एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। और अगर एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, इस बात का ये मतलब है कि जब हम यूनियन करेंगे तो अल्टीमेटली ए ही मिल जाएगा। दूसरा कि अगर हमने ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ले लिया तो अभी भी हमें यहाँ पर
ए ही मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी लॉ। आई होप ये बात समझ में आ गया। तो आइडेंटिटी लॉ में ए यूनियन फाई करने पर ए आएगा, ए इंटरसेक्शन यू करने पर ए आएगा। तीसरा पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ये है कि अगर मैंने ए का यूनियन करा बी यूनियन सी के साथ, तो आप इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट जो लगा है वो बी यूनियन सी पर लगा है, आप इसको अलग भी कर सकते, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब आप ब्रैकेट को अगर आप अलग भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। लाइकवाइज अगर ए का इंटरसेक्शन लिया गया है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो आप इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो मतलब अगर बी इंटरसेक्शन सी है और अगर उसका फिर से इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए, तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए और फिर बाद में आप सी के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। दोनों केस में आपका आंसर जो आने वाला है दैट विल बी सेम। उसके बाद हमारा जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो डी नंबर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता है कि अगर आपने ए का यूनियन लिया है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, अगर आपने ए का यूनियन लिया है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो आप इसको बहुत सिंपली ऐसे भी लिख सकते ए यूनियन बी। मतलब सबसे पहले आपने क्या करा, इन दोनों को लिखा ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन सी वाला जो साइन है आपने यहाँ अलग से लिख दिया इंटरसेक्शन, और फिर से आपने क्या करा, ये ए यूनियन सी वाला लाइन लिख दिया ए यूनियन सी। मतलब ये जो यूनियन है ये एक बार इसके साथ चला, एक बार इसके साथ चला, और ये जो इंटरसेक्शन वाला दैट विल बी हियर। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वही सेम चीज़ लिखा है, तो आप इसको लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये वाला यूनियन, और फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है एंड विच इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने आपको बता दिया आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, आपको मैंने बता दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको मैंने बता दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको मैंने बता दिया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसी तरीके से और भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि अगर आपने ए का यूनियन लिया बी के साथ, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि बी का यूनियन लिखा है ए के साथ, दोनों केस में सेम ही आएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपने ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लिया है, तो आप बी का ए के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे तब भी सेम ही आएगा, एंड दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये बात आपको याद रहेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, एंड वो प्रॉपर्टी है हमारे पास, शायद एफ नंबर है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में ये कहा जाता है
कि अगर आपने ए का यू के साथ अगर आपने ए का यूनियन लिया है बी के साथ और फिर से आपने क्या करा है, कॉम्प्लीमेंट लिया है, फिर से आपने कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो आप इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर भेज सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपने इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर भेजा तो ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन होगा दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन, मतलब ये जो यूनियन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में और हमारे पास आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। लाइकवाइज अगर मैंने कहा ए का इंटरसेक्शन लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आप कहोगे ए का कॉम्प्लीमेंट और ये जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ, ये डिमॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत ईजी है, इस चीज़ को हमें समझ के रखना है, ठीक है। अब बात आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी में क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि अगर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर से आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो ए के इक्वल हो जाता है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या एक पहले एग्जांपल से आप समझो फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मान लो ए के जगह पर हमने लिखा 1 2 3 लिखा, ठीक है, ए के जगह पर हमने क्या लिखा 1 2 3 लिख दिया। अब मान लो कि हमने एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करा 1 2 3 4 ये लिखा। पहले बताओ क्या इतनी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मैं फास्ट चल रहा हूँ? अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो बताओ, तो ए को मैंने कहा है 1 2 3, यू को मैंने कहा है 1 2 3 4। अब मैंने तुम्हें ये कहा कि अब आप मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब यू के एलिमेंट्स को लिखना है और ए के एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। तो आप देखेंगे अगर हम ये यू का एलिमेंट जो 1 है ये सेट ए में भी है तो नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब वो हो जाएगा 4 केवल, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ 4। अगर मैंने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट जो आया है उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि हमें u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने कह रहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, जैसे मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट कहा तो u माइनस ए लिखा। अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोला इसलिए मैंने लिखा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब हमें यूनिवर्सल सेट के ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को लिखने हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में तो 4 है, तो यू के कौन कौन से एलिमेंट लिखा सकते हैं 1 2 3 लिखा सकते हैं, तो अल्टीमेटली 1 2 3, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे यू के एलिमेंट्स को लिखना है और वही एलिमेंट्स लिखना है जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो यू के एलिमेंट्स है 1 2 3, ये जो 3 ऐसे एलिमेंट है जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है इसलिए हमने लिखा है 1 2 3। और ये 1 2 3 एक्चुअली क्या था, ये 1 2 3 एक्चुअली ए ही तो था। ये आप देखें ये तो 1 2 3 ये सेट ए ही तो था, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए के इक्वल होता है, ये हमें बात समझना है। इसी चीज़ को एक हमने ऐसे नोट में करके लिख दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऐसे मान लो n टाइम्स बार लिखा हुआ है, n बार लिखा हुआ है। तो इस बात का बस ये मतलब हुआ कि अगर इस बात का बस मतलब ये है कि अगर हमारे पास n जो है, अगर हमारे पास जो n जो है, एक मिनट,
हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो n जो है, अगर n इवन है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट जो जा रहा है, अगर ये इवन बार जा रहा है, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट 2 बार गया है, 2 इवन है, तो अगर 2 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ए। लेकिन अगर n ऑड हुआ, ऑड होने का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब 3 बार आया, 5 बार आया, तो उस केस में आंसर जो होगा दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर इवन बार है तो ए आ जाएगा, और अगर हमारे पास एन अगर ऑड है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी भी आपको ये चीज़ याद रखना है। अब इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो अब हमारे पास एक छोटा सा और पॉइंट था, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस प्रॉपर्टी। डिफरेंस प्रॉपर्टी, डिफरेंस प्रॉपर्टी, डिफरेंस प्रॉपर्टी में क्या है कि डिफरेंस प्रॉपर्टी में आपको ये याद रखना है कि a माइनस बी जो होगा, a माइनस बी जो होगा दैट विल बी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a माइनस बी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये प्रॉपर्टी मुझे याद रखना है, ये हमारा डिफरेंस प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी ये याद रखना है कि a माइनस b यूनियन c अगर रहा तो इसे हम लिख सकते a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c, इस तरह से लिख सकते हैं अगर हमारे पास a माइनस बी यूनियन c रहा तो। इसी लॉजिक से मैं ये भी लिख सकता हूँ a माइनस, अगर b इंटरसेक्शन c रहा तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी, और यहाँ जो हमारे पास यूनियन था तो कन्वर्ट हुआ था इंटरसेक्शन में, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो कन्वर्ट होगा यूनियन में, यूनियन a माइनस सी। सो ये हमारे पास डिफरेंस प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी, इतने प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखना है और इसे याद करके रखना है। ठीक है, अब इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आई वॉन्ट टू प्रूव बाई वेन डायग्राम, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को वेन डायग्राम से प्रूव कर देता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो चले अब हम सबसे पहले प्रूव करते हैं, हम सबसे पहले प्रूव करेंगे अपना सबसे प्यारा सा प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी वाज डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी। तो हम इसे प्रूव करेंगे वेन डायग्राम से। तो प्रूव डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी, प्रूव डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी बाय वेन डायग्राम। बाय वेन डायग्राम, ठीक है, ये हमने कह दिया। तो चलिए सबसे पहले प्रूव करते हैं, और यहाँ पर इस केस में मान के चलेंगे कि हमारा इंटरसेक्शन ही है, मतलब दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, दोनों सेट एक दूसरे को कट कर रहा है। तो पहले प्रूव क्या करना है वो तो पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था जो यूनियन होता है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो इसे हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ये सेट ए है और ये सेट बी, हमने इंटरसेक्टिंग वाला केस लेके चला है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। तो सबसे पहले
हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS, जो हमारे पास LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब इस रीजन को शेडेड करते हैं। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि A यूनियन B के बाहर, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो A यूनियन B तो ये है, ये तो A यूनियन B है, ये वाला रीजन तो A यूनियन B है, लेकिन हमें तो A यूनियन B के बाहर देखना है, और अगर हमें बाहर देखना है मतलब ये वाला रीजन। तो ये रीजन अगर आप देखोगे तो ये रीजन हमारे पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है, ये रीजन हमारे पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमारा LHS वाला पार्ट हो गया। अब हम अपना सॉल्व करते हैं RHS वाला पार्ट, उसको देखते कि वो कैसे दिख रहा है। तो ये तो जो हमारा पार्ट था वो LHS वाला पार्ट था। अब हम RHS वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और ये सेट A है, और ये हमारे पास सेट B है, ठीक है। A का कॉम्प्लीमेंट, पहले तो आपको मैंने कहा था कि इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, और इसको हम 4 मान लेते हैं। मैंने ये बात याद होगा आपको कि मैंने आपको रीज़न वाइज भी आपको मैंने बताया था। 1 मिनट पहले थोड़ा कलर सेलेक्ट कर लूँ, ठीक ही है, रहने दो, ठीक है। तो A का मतलब क्या है, A का मतलब जो होता है, A का मतलब तो 1 2 रीज़न है, A का मतलब तो ये 1 2 रीज़न हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट, तो A का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब A के बाहर। A का मतलब अभी भी बताया था, A का मतलब है 1 2 रीज़न। तो A के बाहर कौन है, A के बाहर तो ये 3 4 रीज़न है, यही तो 3 4 रीज़न है। 3 का मतलब ये रीज़न, और 4 का मतलब ये बाहर वाला रीज़न। मतलब मैं कह सकता हूँ कि A कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया 3 रीज़न प्लस 4 रीज़न, ये मिला के A कॉम्प्लीमेंट है। और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, B के बाहर। B का मतलब क्या है, B का मतलब तो 2 3 रीज़न है, इस वाले रीज़न को 2 कहा है, और इस वाले रीज़न को हमने 3 रीज़न कहा है। तो इसके बाहर कौन सा है, ये 1 रीज़न, और ये बाहर वाला जिसको मैंने 4 रीज़न कहा है। मतलब B कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया 1 रीज़न प्लस 4 रीज़न, इसका मतलब हो गया 1 रीज़न प्लस 4 रीज़न। और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रीज़न हो, जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन सा रीज़न है, 4 रीज़न, मतलब ये वाला रीज़न आया। 4 का मतलब यही तो रीज़न है, 4 का मतलब तो यही रीज़न तो है। तो आप देखो यहाँ पर, क्या दोनों केस में जो शेडेड रीज़न है, क्या वो सेम आया है या फिर अलग आया है, क्या डिफरेंट आया है। तो आप कहोगे वो तो बिल्कुल सेम ही आया है। इसका मतलब A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, ये बात बिल्कुल सही आया है। तो ये हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर लिया। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप प्रूव करके रखेंगे, आप प्रूव करेंगे, प्रूव दैट A minus B is equals to A intersection B complement by वेन डायग्राम। तो आप इसको प्रूव करके लाएंगे वेन डायग्राम से। ये आपके लिए रहा, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आप बताओगे तो मैं उस चीज़ को बहुत सही करने की कोशिश करूँगा, उस चीज़ को मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज़ आप वहां से जा कर के इस
क्लास की इस लेक्चर की पीपीटी आप एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए सब्सक्राइब कर लें कि जो भी लेक्चर आगे फर्दर फ्यूचर में आने वाले हैं वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए, आपको सबसे पहले उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आप उस वीडियो को बहुत पहले देख सकें और आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, और उससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें। ये मेरा उद्देश्य है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट कि यू शुड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और ये चीज़ आप कर रहे हैं। 1 सेकेंड लगेगा, आप अभी ही सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि देखो, सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप खुद से सोच के देखो ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको उस चीज़ का अगर आपको कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहा कि अरे यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, अगर आपको इस तरह से कोई वर्ड नहीं बोल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ समय के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा? आप उतने डेडिकेशन से उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और उसको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और तीसरी चीज़ ये कि जो मैं क्वेश्चन क्यूज़ के फॉर्म में देता हूँ, प्लीज़ आप उसका आंसर करें, है ना। वो आंसर करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक भी आपके अंदर डेवलप होगा कि हम किस तरह से किस तरह के क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उसको हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। मतलब मैंने तो बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है कि वो चैप्टर नहीं पढ़े होते बट थोड़ा सा उनको कुछ आइडिया रहता है, तो वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर दे देते हैं, है कि नहीं है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप चूंकि जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये टेक्निक यूज़ हो सकता है, कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल आ सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम सब देते हैं लेकिन टॉप वही करता है जिनको स्ट्रेटजी पता होता है, उनके क्वेश्चंस की सॉल्व करने के पास अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बस बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर वो स्ट्रेटजी डेवलप करें। मेरी बात समझ रहे हैं? और वो चीज़ तभी होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरे ही यूट्यूब चैनल पर जो मैं क्यूज़ दे रहा हूँ वही करो, ठीक है। आप कहीं पर भी क्यूज़ हो रहा है तो आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट करो, और मैं चूँकि दे रहा हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व आप कर लो, कहीं ना कहीं आपको उसको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। और मैं इसी तरीके से डेली वीडियोस लाता रहूँगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि नवंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दूँ, जिससे कि आप अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे लेक्चर से तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। और ये मैं बोलूँगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। नवंबर तक मैं सिलेबस कंप्लीट करके दिखाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।